नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राही मेहता एंड इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम रहने वाला है लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। तो क्या होती है लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज और ये क्या इशू है? पहले थोड़ी कहानी जान लेते हैं कि अभी तक हुआ क्या। आज से कुछ दिनों पहले यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो हमारे सिविल सर्विसेज और अन्य बहुत सारे तरीके के एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जो सेंटर के लिए रिक्रूटमेंट करने का काम करता है, टॉप पोजीशंस की रिक्रूटमेंट करने का काम करता है, उसके द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। जिस एडवर्टाइजमेंट के तहत लगभग 45 नौकरियों की वैकेंसीज के बारे में बात की गई। ये 45 नौकरियां जो थी वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की नौकरियां थी और इनको भरने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने की बात की गई। अदरवाइज जॉइंट सेक्रेटरी पद के ऊपर, किसी भी मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी पद के ऊपर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो ज्यादातर आईएएस अधिकारियों को ही किसी मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी पद पर पहुंचाया जाता है, बट कुछ एक केसेस के अंदर आईआरएस अधिकारी या आईआरटीएस अधिकारी भी अपने अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट और फील्ड्स और मिनिस्ट्रीज के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं। बट ज्यादातर ये देखा जाता है कि किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे पदों पर नियुक्ति करने के लिए आईएएस अधिकारी को ही सिलेक्ट किया जाता है और कोई भी आईएएस अधिकारी लगभग अपने 17 सालों के टेन्योर को पूरा करने के बाद, लगभग 17 सालों के टेन्योर को पूरा करने के बाद, जब कोई आईएएस अधिकारी 45, 46, 47 की उम्र के आसपास पहुंचता है, तब प्रमोट होते होते वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचता है। तो ज्यादातर ये सीटें जो है वो आईएएस अधिकारी को ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद उन्हीं के लिए रखी जाती हैं। बट किया क्या सरकार ने निकाली लेटरल एंट्री की स्कीम। इसके तहत इन 45 पदों को भर्ती करने के लिए सरकार के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। इन ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों को भर्ती करने के लिए सरकार के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, जिसके तहत गैर आईएएस अधिकारी या सरकार में ना काम करने वाले, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डायरेक्ट नियुक्ति करने के लिए सरकार ने, ये यूपीएससी ने ये कदम उठाने की कोशिश करी, जिसको फिलहाल तो प्रधानमंत्री के कहने पर इसको बंद कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट थी इन 45 नौकरियों की, अब खारिज कर दी गई है। यूपीएससी के द्वारा इस एडवर्टाइजमेंट को वापस ले लिया गया है। अब फ्यूचर के अंदर इस एडवर्टाइजमेंट, ऐसी एडवर्टाइजमेंट आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, किस बदलाव के साथ आएगी, ये अभी चर्चा का विषय है। इसके बारे में अभी हम नहीं जानते। परंतु यह लेटरल एंट्री है क्या? लेटरल एंट्री मतलब कि डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सरकार आउटसाइड दी गवर्नमेंट, यानी कि सरकार में ना काम करने वाले लोगों को मिड लेवल या सीनियर पोजीशंस के ऊपर जब अपॉइंट करेगी तो उसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। इससे क्या होगा? इससे सरकार डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आना चाहती है, क्योंकि ऐसा कहना है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं। वो जनरल स्टडीज की स्टडी करते हैं, वो फिर सरकार में शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वह काम करते हैं, कभी एग्रीकल्चर में, कभी आईटी मिनिस्ट्री, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कभी होम मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट में वह काम करते हैं। वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर पाते। हर डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है वो ट्रेनिंग के दौरान या अपने एक्सपीरियंस के दौरान वो गैदर करते हैं। बट आज की डेट में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जितना गवर्नेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना ही डोमेन एक्सपर्टीज, डोमेन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको चाहिए होंगे गवर्नेंस का हिस्सा बनने के लिए, नए रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए और भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अगर हम बैंकिंग रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा ना, तो कि हम बैंक से जुड़े हुए डायरेक्ट लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आए, उस कमेटी का हिस्सा बनाएं, उस मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अंदर उस सेक्रेटरी पद के ऊपर हम उसको बिठाएं और फिर धीरे धीरे भारत देश के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म्स लागू हों। क्योंकि आईएएस ऑफिसर तो बैंक को बाहरी दृष्टिकोण से देखेंगे, परंतु बैंक के अंदर काम करने वाले, चाहे वह पब्लिक बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो उस बैंक के रिफॉर्म्स को बैंक के अंदर से देखेंगे। वो बैंक की समस्याओं को ज्यादा बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। डिजिटल रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए, डिजिटल गवर्नेंस लेकर आने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आईटी सेक्टर में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, अगर उसको सरकार अपनी मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग लेवल्स के ऊपर लेकर आएगी तो वो हो सकता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो इन सब चीजों के चलते लेटरल एंट्री की स्कीम को लेकर आया गया था। इन्हें लेटरल एंट्रेंट्स कहा जाता है और ये मैक्सिमम, वैसे तो 3 साल तक के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, बट मैक्सिमम इनका टेन्योर जो है वो 5 साल तक किया जा सकता है। ये हो गई लेटरल एंट्री की स्कीम। 45 वैकेंसी निकाली गई, वापिस ले ली गई। क्यों वापिस ले ली गई? वापिस इसलिए ले ली गई क्योंकि इस 45 वैकेंसीज को फिल करने के समय सरकार ने
इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की। तो जितनी भी ओपोजिशन है या सरकार के खुद के भी जो सहायक पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई कि क्योंकि आप इन 45 नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करना सोशल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है, ऐसा कहते हुए सभी ने आवाज उठाई। और कुछ पॉलिटिकल बयान भी आए कि सरकार अपने लोगों को सरकार में अफसरों के पद के ऊपर शामिल करना चाहती है, इसलिए सरकार लेटरल एंट्री लेकर आ रही है, सरकार सभी पॉलिसी सभी नीतियां अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाना चाहती है, या किसी विचारधारा के अनुरूप सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहती है। ऐसे कई आरोप लगाए, पॉलिटिकल आरोप। बट मेन आरोप था रिजर्वेशन का ना होना, जिसके चलते नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने ये फैसला लिया कि इस नीति को वापस लिया जाएगा, इन वैकेंसियों को लेटरल एंट्री के थ्रू नहीं भरा जाएगा। पर रिजर्वेशन क्यों नहीं आया इसके अंदर? रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड नहीं किया गया? रिजर्वेशन इसलिए प्रोवाइड नहीं किया गया क्योंकि जी लेटरल एंट्री को भरते हुए सरकार ने इन सभी 45 वैकेंसियों में से हर एक वैकेंसी को सिंगल वैकेंसी के रूप में ट्रीट किया। अब सिंगल वैकेंसी के रूप में ट्रीट करेंगे तो कैसे सिंगल वैकेंसी के ऊपर रिजर्वेशन लागू हो सकती है? लेट्स से अगर कोई ग्रुप वैकेंसी आती है, 100 वैकेंसियां सरकार निकालती है, इन सबको ग्रुप में निकाला जाता है, तो इसमें से 60% सीटें तो हमारी रिजर्व हो जाएंगी, बचेंगी 40% सीटें जो हमारी जनरल कैटेगरी के लिए आएंगी। पर सरकार ने इन 45 की 45 वैकेंसीज को स्टैंड अलोन सिंगल वैकेंसी के रूप में इशू किया। इनको क्लब नहीं किया गया, इनको ग्रुप में इशू नहीं किया गया। तो अगर सिंगल वैकेंसी है, ग्रुप वैकेंसी नहीं है, तो उसमें सरकार के 13 पॉइंट रूस्टर के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन लागू नहीं होती है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं किया, जिसके कारण विरोध हुआ, और विरोध के चलते सरकार को इस विरोध के चलते सरकार को यह लेटरल एंट्री की पॉलिसी को खारिज करना पड़ा, इसको वापस लेना पड़ा। फ्यूचर में इसके ऊपर क्या होगा हम नहीं जानते। पर क्या यह पहली बार हो रहा था लेटरल एंट्री? जी नहीं, यह पहली बार नहीं हो रही थी। जो हमारी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 2004 के अंदर गठन किया गया था, जिसका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की 10वीं रिपोर्ट के अंदर यह मेंशन था कि सरकार को लेटरल एंट्री करवानी चाहिए। गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब सरकार को डोमेन एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की जरूरत है। तो सबसे पहले सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, और इसके बाद नीति आयोग ने 2017 के अपने 3 ईयर एक्शन एजेंडा के अंदर भी लेटरल एंट्री को रिकमेंड किया था। और अभी फिलहाल देश में लगभग आपके 63 ऐसे ऑफिसर्स हैं, या 2017-18 से 63 ऑफिसर्स को देश के अंदर लेटरल एंट्री के थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी पद पर नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें से 6 रिटायर हो चुके हैं, 57 अभी भी कार्यरत है। यानी कि पहली बार नहीं हो रहा था, पर विरोध अब हुआ, जिसके चलते सरकार को इन वैकेंसी को वापस लेना पड़ा, इन्हें रद्द करना पड़ा। तो जी, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा।